Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. Class 12. Right now, you all had given your pre-board examination. So, you get an idea that which type of questions were asked in your board examination. So, my suggestion for you all to work accordingly. उसी तरह से काम करेंगे and make your time management means timetable. Allot equal number of time to every subjects. It's not like that कि you just focus on one subject and ignore the other subject. Give your time and your effort to each and every subject, because children, it's very important for you to understand that for raising your percentage you require a very good marks in each and every subject. आपको हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए अपने परसेंटेज को बनाने के लिए. So work hard accordingly and clear your doubts. Go to your teacher, ask them the questions उनसे पूछिए. ठीक है. मेरे पास एक बच्चे का मीन्स वन स्टूडेंट हैव अ डाउट on the topic of psychodynamic approach. So today I am going to discuss with you the psychodynamic approach. It is a topic which is from the chapter 2, Self and Personality. So the topic is psychodynamic approach. If you see this chapter, so in this chapter there are so many approaches are discussed. Psychodynamic approach is one of the approach in that one. It is an approach which is given by the Sigmund Freud. Sigmund Freud, very important. Children, Sigmund Freud को साइकोएनालिटिक कहा जाता था. वो एक साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट थे. उनका वर्क ही जो था, he has done his work on psychoanalysis. So इनकी थ्योरीज ही थी साइकोएनालिसिस, साइकोडायनेमिक. ओके. ही वॉज अ फिजिशियन. ये एक फिजिशियन थे, बहुत ही फेमस. और इन्होंने अपनी जो भी थ्योरीज लिखी वो उनका एक्सपीरियंस था, उनके क्लिनिकल प्रैक्टिस था. उनके थ्रू आउट द क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, बेसिकली उसी के बेसिस पे उन्होंने ये अप्रोच और ये थ्योरी डेवलप किया. उनके क्लिनिक में जो भी क्लाइंट्स आते थे, पेशेंट्स आते थे, तो उनके ट्रीटमेंट में उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी सिगमंड फ्रेड की, उसी को ही उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन द सिगमंड फ्रेड डेवलप द थ्योरी. सिगमंड फ्रेड जो थे, उनकी ज़्यादातर मीन्स ये जो थ्योरी थी उनकी, इट्स मैक्सिमम फोकस ऑन द फिजियोलॉजिकल, द साइकोसेक्सुअल एस्पेक्ट्स.
Okay, so he doesn't more focus on the cognitive aspect, which later on criticized also by the Neo-Freudian, by the post-Freudian. The Neo-Freudian and the post-Freudian जो फ्रेड के बाद आए, उन्होंने ये इन चीज़ों को लेके क्रिटिसाइज भी किया सिगमंड फ्रेड की थ्योरी को, उनके अप्रोच को, कि दैट अप्रोच ओनली फोकसेस ऑन द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट. नाउ सिगमंड फ्रेड ने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ टेक्निक्स भी दिए थे. कौन कौन से टेक्निक्स का उन्होंने ही टॉक अबाउट फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस. फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस, ये दो टेक्निक का इन्होंने डिस्कशन किया था. बेसिकली सिगमंड फ्रेड फ्री एसोसिएशन टेक्निक का यूज करते थे अपने क्लाइंट को कि कोई भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए. व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्री एसोसिएशन, इसमें होता क्या था? They made the client sit on a couch or made them lie on the couch. Okay, then he made their clients to be feel comfortable, and they made them to close their eyes and say whatever is coming into their mind. वो अपने क्लाइंट को पूरी तरह से ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते थे, रैपोर्ट फॉर्म करते थे, देन उन्हें कंफर्टेबली लाई डाउन कराते थे. देन वो उनसे कहते थे अब आप बोलिए, दैट इज नोन एज फ्री एसोसिएशन. आप बोलिए जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आप बोलते जाइए. एंड मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट आर सॉल्व्ड थ्रू फ्री एसोसिएशन. क्योंकि वो जैसे जैसे बोलते रहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं लोग नहीं बोलते हैं इसलिए भी प्रॉब्लम होती है. तो मैनी ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो इसलिए भी अराइज होती है कुछ लोगों के साथ, बिकॉज देयर इज नो वन टू लिसन देम. कोई नहीं होता जो उनको लिसन करे. तो जब उनको एक साइकोलॉजिस्ट मिलता है, थेरेपिस्ट मिलता है जो एक फ्री एसोसिएशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस से भी वो क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं. ये सारी चीज़ें, दिस होल थिंग यू विल राइट डाउन इन द साइकोडायनेमिक अप्रोच. दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी. Now what they will do in the dream analysis? They do the analysis of the patient or the client dream. Now how they will do? वे ये करते हैं, वे कहते हैं कि आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं आप उन्हें नोट डाउन करिए and bring it to me. Then Sigmund Freud do the analysis of that dreams. Understood? So basically either it is a method of free association or either it is a method of dream analysis, the Freud motive is to bring the unconscious material into the consciousness. उनका यही फोकस होता है कि जो चीज़ें क्लाइंट ने अपने अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर दी हैं, सप्रेस कर दी हैं, वो उसे कॉन्शियसनेस में लाते हैं. और ये लाते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ट्रांसपेरेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये सब क्लाइंट करते हैं. जो कि आप अगर ये थेरेपी पढ़ेंगे, साइकोडायनेमिक, ये तो अप्रोच हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी. और अगर इफ़ यू स्टडी द साइकोडायनेमिक थेरेपी यू विल स्टडी इट इन डिटेल, और आप सभी ने इसे पढ़ा भी है.
So you know about it. What is transference? What is resistance? So moving ahead, up to this you all understood that this approach is given by Sigmund Freud. He was a great physician. Most of the work was done during his clinical practice. The clients and the patients' observations and his experiences with them, he developed his theory. He is also known as the father of hypnosis. He is only the person who developed the technique of hypnotism. This you already studied when you are in the class 11 in the chapter 1, the evolution of psychology, where you get to study about one school of thought, which is the psychoanalysis, and the pioneer of that school is the Sigmund Freud. So children, up to this theory we had learned that Sigmund Freud, who is the Sigmund Freud who has given this theory, and what are the techniques which are used by the Sigmund Freud. And I explained to you in detail also about free association and about dream analysis. कि what is there in it, करते क्या है. Now what is the theory? आपकी theory कुछ parts में divided है. You have to mention all these 4 things. Now see here, what are the things? If we talk about the psychodynamic approach, so what are the things you have to study in this? The first sub-point which you have to study in this is levels of consciousness. Okay. Second is structure of personality. Third is ego defense mechanism. Fourth is stages of personality development. Stages of personality development. So this theory is divided into these 4 parts. All the 4 parts you have to discuss in psychodynamic theory or in the psychodynamic approach. Levels of consciousness, structure of personality, ego defense mechanism, and stages of personality development. So today we are going to discuss one by one everything. So first, what you will write down in the levels of consciousness. Levels of consciousness नाम से पता चल रहा है, as it indicated from the name, levels की बात हो रही है, यानी there are some level. It is described in a kind of a triangle shape. 3 levels were there. You can see 1, 2, 3. The first level is the unconscious. Then is the pre or subconscious. And first one is the conscious. तो ये 3 लेवल्स होते हैं बच्चों. पहला लेवल होता है कॉन्शियसनेस. व्हेन कॉन्शियसनेस मीन्स अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ अवेयरनेस. ये स्टेज है अनकॉन्शियस, अनअवेयरनेस, टोटली अनअवेयरनेस. ठीक है. प्री कॉन्शियस, partial awareness, and that's why it is also known as pre or subconscious.
Somewhere you will find out pre-conscious word and somewhere you will find out subconscious. तो ये 3 levels है बच्चों, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस वो लेवल है जहाँ पर्सन को जरा सा भी अवेयरनेस नहीं है, वो पर्सन अनकॉन्शियसनेस में है. कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली बात है, अवेयरनेस स्टेट है. प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस वो स्टेज होता है जहाँ पे पर्सन पार्शियल अवेयरनेस होती है. पार्शियल मीन्स कुछ चीज़ें याद है, अवेयरनेस में है और कुछ अवेयरनेस में नहीं है. मीन्स आप अवेयर स्टेज में हो बट स्टिल आप सब कॉन्शियस स्टेज में हो. मीन्स कुछ चीज़ें आपको ध्यान में नहीं आ रही हैं. तो ये 3 लेवल्स बच्चों आपको इसमें डिस्कस करने हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट. Second point is the structure of personality. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर क्या है ये सिगमंड फ्रेड ने बताया. सिगमंड फ्रेड ने पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि हर एक पर्सन का जो पर्सनालिटी है उसके स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. ऑल्दो उन्होंने ये बोला कि इन स्ट्रक्चर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. मीन्स दे आर नॉट द फिजिकल स्ट्रक्चर. इनका कोई लोकेशन नहीं है आपके बॉडी में या माइंड में. ठीक है. किस स्ट्रक्चर की बात करी इन्होंने? फर्स्ट इज इड, सेकेंड इज ईगो एंड थर्ड इज सुपर ईगो. फर्स्ट इज इड, सेकेंड इज ईगो एंड थर्ड इज सुपर ईगो. ये 3 स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात सिगमंड फ्रेड ने कही. इड क्या होता है? मीन्स आप समझ रहे हैं बच्चों, ये सिगमंड फ्रेड ने पर्सन के पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर दिए हैं कि पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 3 स्ट्रक्चर उसके, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड हमेशा डिजायर की बात करता है. ईगो ऑलवेज टॉक अबाउट द रीजन एंड सुपर ईगो टॉक अबाउट द मॉरल वैल्यूज. ओके. सो इड वो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है जो कि स्ट्राइव फॉर द प्लेजर. ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है. बेसिकली इफ आई सेड टू यू दैट इट स्ट्राइव फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए. तो पर्सन की पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर जो है इड, वो डिजायर पे बेस्ड होता है. मीन्स इड क्या है? इड वो एस्पेक्ट है पर्सन का जो डिजायर पे बेस्ड है, जो प्लेजर प्रिंसिपल की बात करता है और जिसको अपनी नीड्स को फुलफिल करनी है एट एनी हाउ. तो इड क्या है? इड वो स्ट्रक्चर है पर्सनालिटी का जो ये कहता है कि मुझे जो चीज चाहिए तो चाहिए. ओके. सो इड स्ट्राइव फॉर द प्लेजर प्रिंसिपल. ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू इड, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ठीक है. ईगो ये कहता है, ईगो थिंक अबाउट द राइट एंड रॉन्ग एस्पेक्ट. इड वो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है जो डिजायर पे वर्क करता है. उसको जो चीज चाहिए तो वो चाहिए. ईगो जो है वो रियलिटी पे वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल की बात करता है. वो राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है. हमारे पर्सनालिटी का ईगो वो एस्पेक्ट है जो हमें ये बताता है, इट टेल अस वेदर आई एम डूइंग द पर्टिकुलर थिंग राइट और रॉन्ग. एंड सुपर ईगो इज अबव द ईगो, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सुपर ईगो. यानी ये ईगो से ऊपर है
एंड इट टॉक्स अबाउट द मोरल वैल्यूज, और इसे हम लोग पेरेंटल ऑथोरिटी भी कहते हैं। ये जो होता है ये पेरेंटल फिगर होता है, सुपर ईगो पेरेंटल ऑथोरिटी होती है बस। ये एक तरह से पेरेंट का रोल करता है फॉर द ईगो एंड इड। आप कह सकते हैं इट इज द गार्जियन ऑफ द ईगो एंड इड। ईगो और इड का एक तरह से ये गार्जियन है, एक तरह से ये पेरेंट्स है। वो बताता है ईगो को कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और ये जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी which described by the Sigmund Freud, id, ego and superego. There is an example which you can give for explaining these concepts. Like it is also given in your book also, that a child is there and who is walking on the street with his mother, and suddenly he saw a ice cream parlor and he have a very intense desire for an ice cream. He wanted. So what did the id of the child do? So id of the child क्या करेगा? अगर child का id जो है वो उस समय वर्क करेगा तो वो क्या करेगा? The id of the child go and grab the cone. वो जाएगा और cone ले आएगा, ठीक है। बट ईगो क्या कहेगा? ईगो ऑफ द पर्सन, ईगो ऑफ द चाइल्ड आस्क द मदर आई वांट दैट वन, एंड सुपर ईगो ऑफ दैट चाइल्ड guide him that he is doing very proper method. So this is an example of the structure of the personality, id, ego and super ego. I hope this is very clear to you all. We are discussing about the or I can say that we have discussed about the structure of personality. After the structure of personality, the third point which we have to discuss is ego defense mechanism. Ego defense mechanism. Ego defense mechanism. अगर हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो लाइक सिगमंड फ्रायड टोल्ड अबाउट दैट people used to use some of the things in order to save their ego. अपने ईगो को they used to save it, अपने ईगो को बचाने के लिए they used to have some defense mechanism. Basically the main aim of the ego defense mechanism is to reduce the anxiety by distorting reality. Ego work on the reality principle. So it always talk about the between right and wrong. So हम अपने ईगो को बचाते हैं और उसके लिए हम तो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं. बेसिकली बाय यूजिंग दिस डिफेंस मैकेनिज्म वी रिड्यूस अवर एंजाइटी. हमने कुछ गलतियां की और हम उससे बचते हैं इन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके. सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज डिनायल. डिनायल मीन्स नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी. एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, डिनायल करते हैं कि मैंने तो ये किया ही नहीं है. I had not done this at all. So this is first defense mechanism. Second, repression. Repress कर देते हैं. Repression means forgetting or rejection from consciousness of memories of threat. फॉरगेटिंग हो जाती है, भूल जाते हैं. इसमें क्या होता है, भूलते नहीं है डिनायल में.
they consciously don't accept the reality, but in repression they consciously put it into the unconscious, they forgot it, they reject those memories, repressed कर देते हैं, ठीक है. So what happened, they themselves don't know that what happened to them, means they themselves don't know that they are using any kind of defense mechanism or they are protecting their ego. Next, प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, प्रोजेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना. तो प्रोजेक्शन में पर्सन प्रोजेक्ट देयर ओन एट्रीब्यूट्स टू अदर, अपनी एट्रीब्यूट को वो दूसरे में प्रोजेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, if a person is in a very angry mood and they say to other why you are becoming angry, if the person themselves in a irritated mood and they said to others why you are irritated, खुद गुस्से में रहेंगे, खुद परेशान रहेंगे, वो दूसरे को का प्रोजेक्शन उसी तरह करेंगे. इसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन भी एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है. इसमें क्या करते हैं, बिहेविंग जस्ट अपोजिट टू हिज और हर कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से जस्ट अपोजिट बिहेव करेंगे. रिएक्शन फॉर्मेशन, दे बिहेव जस्ट अपोजिट टू देयर हिज और हर ट्रू फीलिंग, that is reaction. So these are some of the difference that are denial, repression, projection, reaction formation. One is rationalization. In rationalization, people make excuses to manage their interpersonal interaction in trouble. Basically, वे लोग बहाने बनाते हैं, दे मेक एक्सक्यूजेस, बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स यूजली करते हैं, आप लोग में कॉमन होता है, इफ़ यू डोंट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट और एनीथिंग, यू सेड दैट आई फॉरगॉट द कॉपी, तो यू मेक एन एक्सक्यूज. ओके. So I hope children you understood these are the some defense mechanism. Now the next and the last topic which is left in psychodynamic approach is stages of personality development. So let us discuss that one. Stages of personality development. I hope the concept is getting very much clear to you all. The next one is the last point which is related to the psychodynamic approach is stages of personality development. Stages of personality development. इस अप्रोच और इस थ्योरी में आपको ये लास्ट टॉपिक पढ़ना है. ये भी डिस्कस किया है सिगमंड फ्रेड ने कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस हैं. तो ही टॉक्स अबाउट द 5 स्टेजेस. 5 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं, हम उससे जान लेते हैं व्हाट आर द 5 स्टेजेस. सो फर्स्ट वन इज द ओरल स्टेज, सेकेंड वन इज द एनल स्टेज, थर्ड वन इज द पैलेट स्टेज. ओके, आर यू गेटिंग ऑल? फोर्थ वन इज द लेटेंसी स्टेज एंड फिफ्थ वन इज द जेनिटल स्टेज. ये 5 stages, these 5 stages are discussed by the Sigmund Freud as a stage of personality development. Oral, anal, phallic, latency, genital. All these stages are related to the psychosexual development of the individual.
these stages taught about not only the psychological aspect but also the physiological aspect of the individual. So Sigmund Freud का कहना था कि to pass through all these stages is very important for the person. इन stages से pass out करना बहुत ही important होता है person के लिए. So successfully हमें हर एक stages से pass करना ज़रूरी है. ओरल स्टेज 0 to 2 years का होता है. यहाँ पे प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल जो होती है वो माउथ होती है. ठीक है, माउथ बच्चे जो होते हैं थंब सकिंग करते हैं, ईटिंग बाइटिंग ये सारी चीज़ें करते हैं. इस स्टेज का स्टेज होता है 2 to 3 years. इस स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को. बच्चे एनल स्टेज कहलाते हैं इसमें. ठीक है, यहाँ पे प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल एनस होता है, यहाँ पे प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल माउथ होता है. एनल के बाद आता है फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज में की स्टेज जो होती है वो 3 to 5 year होती है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों को, इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. फिर फैलिक स्टेज के बाद आता है लेटेंसी स्टेज, जिसकी एज होती है 5 to 7 year. इसकी 0 to 2, 2 to 3, 3 to 5, then 5 to 7 year. एंड जेनिटल लास्ट स्टेज होता है जिसकी स्टेज होती है 7 to above. यहाँ पे पर्सन जो होता है, जो चाइल्ड होता है, वो मेच्योरिटी अटेन कर लेता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में. लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, पर्सन का जो बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन से मूव करते हैं वे लोग सोशल ओरिएंटेशन, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है, इस स्टेज में आप एज देख सकते हो 5 to 7 years है, तो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और भी एक्सपोजर होता है, तो उनका बायोलॉजिकल से मूव ऑन करके सोशल में जाता है. तो ये था आपका साइकोडायनेमिक अप्रोच पूरा. द होल आई एक्सप्लेन टू यू ऑल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. थैंक यू सो मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस केयरफुली. मेक योर नोट्स प्रॉपरली एंड सॉल्व more and more sample paper. Thank you so much.